नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। झरबेरा फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर सकते हैं जो फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को समय से करेंगे। तो चलिए इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के डॉक्टर NK सिंह से। किसान भाइयों, वर्तमान में झरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में झरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ झरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम झरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे NPK अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें NPK 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी झरबेरा की। और किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पानी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। बहुत सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी,
तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमज़ोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कभी कभी दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने को आती हैं और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रसित पशुओं का समय से टीकाकरण और इलाज नहीं कराने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक इस बीमारी से पशुओं का बचाव और उपचार कैसे कराएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली गलघोंटू बीमारी, उसका लक्षण, उपचार एवं बचाव से संबंधित संक्षिप्त में जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद बरसात शुरू हो जाएगी और बरसात के समय पशुओं में गलघोंटू रोग बहुत तेजी से फैलता है। हमारे अनेक किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन उनके कुछ पशुओं में गलघोंटू या घुरका रोग आ जाता है, जिसका यदि समय रहते उपचार नहीं कराया गया तो रोगी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान कर इलाज कैसे कराएं, आइए जानते हैं। तो इस समय अपने को पशुओं को गलघोंटू रोग से बचाने हेतु कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जिनके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, गलघोंटू रोग पशुओं में जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जिसको कि अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या HS नाम से जाने जाते हैं। ये पास्चुरेला, बुवेलोसेप्टिका और बोवीसेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं वो इसके लक्षण होते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि पशु को बहुत तेज़ बुखार आता है। ये बुखार 103 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। पशु के आँख से पानी आने लगता है, आंसू समझ लें आप। दूसरा, नाक से पानी आता है, मुंह से लार आती है, आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और इसके बाद में कई बार ये होता है कि पशु को दस्त भी लग जाते हैं। तो ये सामान्य लक्षण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो ये होता है कि पशु की गर्दन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण पानी भरने लगता है। उस पानी की वजह से शुरू की अवस्था में बीमारी में यदि हम देखें तो गर्दन के पास में कान ले जाकर अगर सुनने का प्रयास करें तो सांस के मार्ग में बाधा उपलब्ध होने के कारण उसमें खर्र खर्र की या घर्र घर्र की आवाज़ आती है। उस आवाज़ के आने के कारण इस रोग को घुरेरा, घुर्रका आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। होता क्या है कि जब सांस की नली में गर्दन में पानी भरता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसी अवस्था में यदि पशु को अपन 24 घंटे के भीतर उपचार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसमें पशु की मृत्यु होने की पूरी संभावना हो जाती है। बीमारी होने की संभावना किस में ज़्यादा है? 2 साल से कम उम्र के जो पशु होते हैं उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और उनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 2 साल से बड़े उम्र के पशुओं में भी ये बीमारी हो सकती है।
किसान भाइयों, यदि आपका पशु गलघोंटू या घुरका रोग से ग्रसित हो गया है तो इस रोग को अन्य पशुओं में फैलने से कैसे रोकें तथा ये रोग आपके पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। जो गलघोंटू रोग है उसमें कुछ अपन सामान्य सावधानियां ये भी रख सकते हैं कि एक तो पशुओं को यथासंभव गर्मी से बचाने का प्रयास करें। दूसरा ये है कि रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। उसके बर्तन है, उसको दिए जाने वाला दाना चारा, सारी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए और उस बीमार पशु को अलग से अपने को प्रबंधन करना चाहिए। अन्य स्वस्थ पशुओं के साथ इसको मिलाना नहीं चाहिए। टीकाकरण करते समय भी कुछ सावधानियों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो टीका कोल्ड चेन में अपन मेंटेन करते हैं। मतलब ये है कि जहाँ से टीका मैन्युफैक्चर होता है और जब तक पशु को लगाया जाता है तब एक कोल्ड चेन या शीत संग्रहण की एक पूरी श्रृंखला रहती है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि टीके की कोल्ड चेन को बाधित करें। दूसरा क्या है, टीकाकरण का जो समय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अपने को जो टीकाकरण का उत्तम समय है दिन के ठंडे समय में करें, जैसे कि सुबह बहुत जल्दी टीकाकरण करा लें 7-8 बजे तक और शाम को 5-6 बजे के बाद जब मौसम ठंडा हो जाए उस परिस्थिति में अपन टीकाकरण कराएं। वर्षा पूर्व टीकाकरण का एक सिद्धांत होता है। उसमें क्या होता है कि बरसात से पहले शासकीय पशु चिकित्सालय में इस बीमारी की टीका या वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। ये वैक्सीन 2 से लेकर 5 रुपए की मामूली रसीद के खर्चे पर सरकारी पशु चिकित्सकों द्वारा या AVFO जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी होते हैं उनके द्वारा गांव-गांव में जाकर पशुओं को लगाए जाते हैं। और ये जो टीका है वो आपका सबकुटेनियस या त्वचा के नीचे लगाया जाता है। तो इस टीके को अपन लगवा लें। टीकाकरण कराने के बाद में हमारा पशु ये मान के चलें कि निश्चित रूप से लगभग 1 साल के समय तक इस रोग से बचा रहेगा और इस रोग होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। ऐसे में किसान भाई सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की बोनी करें। RVS 14, RVS 24, RVS 18, JS 20-34, JS 20-29, JS 20-98, JS 93-5 का चयन करें। इसके लिए सीड कम फर्टी सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा सकता है। दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम और PSB कल्चर से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार अवश्य करें। बुआई के तुरंत बाद एवं अंकुरण से पहले खरपतवार नाशी डालें, जैसे डाइक्लोसुलम 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फेंट्राजोन 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा पेंडिमेथिलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। मक्का की जल्दी पकने वाली किस्में जैसे JM 8, JM 12 आदि की कतार से कतार विधि से बुआई करें। अरहर की उन्नत किस्में जैसे TJT 501, जवाहर अरहर 4, आशा JKM 7 एवं 189 आदि की बुआई करें। धान की शीघ्र तैयार होने वाली उन्नत किस्में जैसे JR 345, JR 201 पूर्णिमा तथा मध्यम अवधि की IR 64, IR 54, माधुरी, क्रांति, महामाया, पूसा बासमती आदि की रोपाई करें। नए फलदार पौधों के रोपण के लिए गड्ढे की तैयारी करें एवं गोबर की खाद 15 से 20 किलोग्राम प्रति गड्ढा जरूर दें। अमरूद और नींबू में गुटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। कद्दू वर्गीय सब्जी लगाने के लिए थाला या माद बनावें तथा वर्षा 15 सेंटीमीटर होने पर लौकी, गिलकी, करेला, तुरई, खीरा, कद्दू आदि की बुआई करें। पूर्व में तैयार टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं अगेती फूल गोभी की पौधे खेत में रोपें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना
मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें एवं तालाब में आवश्यक जीव जंतुओं तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। बकरियों को बारिश में भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुरवाही, जिला बालाघाट के कुंदन राम ने। आपने मक्का बीज उपचार तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जैसे कि अभी मक्का का ये सीजन हो गया, बिजाई का समय आ गया है 25 जून के बाद। किसान फसलों को रोगों व कीटों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित किस तरह से करें, इसकी सही विधि क्या है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं। जो किसान भाई ये बीज उपचार को कई बार सोचते हैं कि जरूरी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बीज उपचार ही सबसे ज़रूरी पहला जो उनका स्टेप है बिजाई से पहले का, बहुत मायने रखता है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां जो बीज मिट्टी के अंदर होता है और इसको हम डैम्पिंग ऑफ भी बोल देते हैं, अंगमारी और जो ब्लाइट वगैरह आते हैं, तो उससे बचाने के लिए एक दवाई आती है थायरम के नाम से, जिसका 4 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से हम बीज उपचार कर सकते हैं। बहुत से जो हाइब्रिड हैं मक्का के, उनका बीज उपचारित ही आता है। अगर किसी ऐसी दशा में उपचारित बीज नहीं है तो वो थायरम का प्रयोग जरूर करें, फफूंदनाशक का। और इसके अलावा अगर एक कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड, जिसका 7 ml प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से उससे ट्रीटमेंट करें, बीज उपचार करें। इसके अलावा एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि एक ट्राइकोडर्मा फफूंद आती है जो कि बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं जिसको। कुछ किसान भाई जैसे ये चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती करें या ऑर्गेनिक उपचार करें, तो ट्राइकोडर्मा बाज़ार से अब उपलब्ध हो जाता है आसानी से। और ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ भी हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा एट्रोविरिडी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं जो भी उपलब्ध हैं, परंतु ज़्यादा पुरानी पैकिंग ना हो। और इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए खेत में या तो वो बीज उपचार कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से, या फिर खाद तैयार कर लें। ये एक जीव है ट्राइकोडर्मा, जिसको खाद में मिलाएं, गोबर की खाद है, पुरानी गली सड़ी खाद ले लें, सूखी खाद, और इसके अंदर 250 से 300 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला दें और पूरी खाद 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल खाद में 250 से 300 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के इसको थोड़ा ढक दें। 7 से 8 दिन या 10 दिन तक इसको ढक के रख दें। इससे क्या होता है कि ढकने से और 7-8 दिन रखने से ये ट्राइकोडर्मा की जो जीव है ये अपने आप को अंदर इसमें खाद में मल्टीप्लाई करेगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। और फिर इसको जो 10 दिन बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा खेत में बिजाई के वक्त, आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और मिट्टी में मिलाने का इसका जो रेट है 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस खाद को मिलाएं, जिससे कि ट्राइकोडर्मा की जो संख्या है, पॉपुलेशन की बात करें, वो इतनी अच्छी हो जाती है कि जो मक्का को प्रभावित करने वाले फफूंदी है, जिसको राइजोक्टोनिया जो बाद में बीमारी लेके आती है, जो ज़मीन में पाई जाती है, उसको ये डायरेक्ट मारता है। उसको इसके अंदर ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका गुण है कि ये फफूंद दूसरी फफूंद को मारता है। तो किसान भाई ये दोनों तरह का केमिकल वाला भी फफूंदनाशक का प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए, या फिर इसमें अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं ट्राइकोडर्मा का भी कर सकते हैं। इसके अलावा PSB भी आता है, फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका भी प्रयोग वो खाद में मिला के कर सकते हैं। देखिए, बीज उपचार वैसे तो कई वैराइटीज़ हाइब्रिड्स का वो उपचारित आता है। अगर नहीं आता है तो उसको एक तो ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें, दस्ताने, जो कि आसानी से मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं।
और जितनी मात्रा बताई गई है, रिकमेंड की गई है, उतना ही मात्रा का प्रयोग करें बीज उपचार के लिए। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे कौन कौन से हैं? वह इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है। खेतों में पौधों की संख्या उचित रहती है। फसल रोग व कीटों से मुक्त होती है। फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है। फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।